200 रेंट पेड। वेल्थ टैक्स, सारे टैक्स, टैक्स का एक पार्ट। क्यों? टैक्स और सब्सिडीज है ना। टैक्सेस तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या ही कंसिडर होता है, टैक्सेस और सब्सिडीज। तो उसका हम क्लासिफिकेशन में बताएंगे, अभी पहले समझिए उसका भी एक अलग से ब्रेकअप है, क्या क्या सब्सिडीज में इंक्लूड होगा, क्या क्या नहीं। अभी हम जनरल बताया, तो जनरल पहले समझिए। कैलकुलेट कीजिए। बिना डिस्कशन किए। क्या हो गया आपका? हो गया। चलिए
हो गया, बताइए क्या। हमको नहीं पता, आप आंसर बताइए ना हमको। आंसर 10,500। किसी का 10,500 आएगा? बताइए, बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए क्या है। 10,600। और क्या है आपका? आपका 10,000। अरे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये बना ही रहे आप। कितना टाइम दीजिएगा आप? 2 मिनट, अभी 2 मिनट। हो गया। और किसी का आंसर आया? 10,500। 10,500। 10,500। मतलब सबका 10,500 ही है। 10,600 किसका आया था? आपका। चलिए देख लेते हैं क्या है। JNPMP। अगर मेरा NDPFC दिया हुआ है तो मेरे को उसका कंपोनेंट बताइए क्या क्या होगा। प्लस। हम्म। कितना आ रहा है ये? तो NFI क्या किया आप लोग? फैक्टर इनकम क्या होता है? 500 - 200 इसीलिए हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम क्या क्या होता है? इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो हम क्या लिखे हैं यहाँ पे? कैसे नहीं किया है? अच्छा, मतलब नहीं दिखा सर, ये जीरो। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 10,800। बहुत ही बढ़िया। सब लोग गए हैं सर, नहीं दिया है मतलब जीरो। फैक्टर समझना ही नहीं है हम लोग को। इसीलिए जब पढ़ाए थे आप लोग को बताए थे नेट फैक्टर इनकम। तो जब फैक्टर इनकम का बात कर रहे हैं तो फैक्टर इनकम में क्या क्या मेरा पार्ट होगा? 4 फैक्टर इनकम्स होते हैं। वेजेस। सर वेजेस सैलरी एक ही हो गया। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है। अगर ये 4 पार्ट है मेरा, तो अगर हम फैक्टर इनकम का बात करें तो फैक्टर इनकम में भी अगर हम ये कंसिडर करते हैं NFIA, तो दिस NFIA इज नेट फैक्टर इनकम। मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखे रेंट पेड, तो मतलब क्या होगा? ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ऑफ रेंट एंड इंटरेस्ट रिसीव, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या क्या ये क्या? बोलिए, बोलिए क्या। नहीं आया समझ में? नहीं आया, बहुत बढ़िया। एक्सप्लेन करते हैं इसको। कुछ कुछ पॉइंटर्स है, पॉइंटर्स लिख लीजिए।
कल का एक और एक क्वेश्चन था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, जो अभी आयुष बहुत अच्छे से हाईलाइट किया उसको। वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स क्या होता है मेरा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो फिर ये तो आप लोग सब इंक्लूड कर लिए, तो मेरे को कोई बताया भी नहीं कल। कल हम भी इंक्लूड कर दिए थे। हाँ तो वो तो आपको बताना, हम तो थोड़ा सा कुछ और थे कहीं और, इसीलिए तो नहीं होगा। वो हम लोग एनआईटी जो बोलते हैं दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, तो जीएसटी, वैट, सेल्स टैक्स, सेंड वैट, उसमें इंक्लूड नहीं करते। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए, ये भी पॉइंट लिख लीजिए। हम्म, हो गया, हो गया सर। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं। एक इसी के बेसिस में अभी जितना हम लोग ओवरऑल सारा किए उसके बेसिस में एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरे को सब करेक्ट चाहिए, पहले बता रहे हैं सबका आंसर चाहिए। ऐसा नहीं कि सर सब बना रहे ये कर रहे हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। 20,000, 20,000। सर धीरे।
ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर सारा। चलिए, अब कीजिए इसको। क्या? पहला ही क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, मतलब पूछिए। चलिए ठीक है, ये वाला थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है। देखिए, नहीं आप लोग, है नहीं आप लोग के अकाउंट्स में कैपिटल गेन्स बोल के कुछ नहीं है। कैपिटल गेन्स बोल के कुछ है ही नहीं। वही तो है, ट्वेल्थ में भी था, अभी इसमें भी होगा। तो फिर हमको विनय सर को बोलना पड़ेगा फिर। सर बिना डिस्कस किए सर, आप लोग डिस्कशन पे आ जाते हैं आप लोग। आयुष, थोड़ा शांति से, बिना डिस्कस किए। आइए सर, आइए सर, आइए सर, आइए, अब इधर आइए। आप यहाँ आइए। नहीं नहीं, आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, आप यहीं बैठ के सब बनाएंगे मेरे साथ। आया किसी का आंसर? हाँ। क्या? अच्छा, चलिए बता दो। कैपिटल गेन्स टैक्स तब आता है जब आप या तो अपना शेयर्स बेचते हैं, या तो अपना प्रॉपर्टी बेचते हैं। मतलब कैपिटल गेन्स का तब आता है या तो कोई भी एक फिक्स एसेट्स बेचते हैं, तब आपका जो निकलता है वो कैपिटल गेन्स होता है। ठीक है, और जो उस पर टैक्स पेमेंट करते हैं उसको कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है, आ गया आंसर, बताइए। 17,500 एक आंसर आया। किसी और का आया? ऐसा नहीं कि सर आंसर आ गया तो मतलब आप आंसर देख के निकालेंगे। कोई बात नहीं, 14,900। और कोई? वाह, और 16,400। और कोई?
हाँ अच्छा 16,600। चलिए एक और आंसर दिया आपको, और बताइए। चार आंसर वो तो वो नीरज ही दिए 17,500 दो बार बोले। हाँ वो भी दिए थे, ठीक है हम उसमें इनका ही कंसिडर किया, चलिए कोई नहीं। और कोई चार आंसर अभी तक मिल चुका है हमको। कोई पांचवा आंसर देना चाहेंगे क्या? अभी 9 लोग हैं, 9 लोग में 4 लोग आंसर दिए हैं, बाकी 5 आंसर और दे सकते हैं। 16,400। चलिए ठीक है, इसमें 2 लोग दिए हैं, चलिए ठीक है। नहीं बना? क्या सर, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये पता है, ये अभी जस्ट शुरुआत है, इसके बाद इससे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और टफ क्वेश्चंस आएगा। ये बहुत ही आसान है, पहले बता रहे हैं हम। आंसर अभी कितने? 17,400। अच्छा चलिए एक और। तो सर आप तो 17,500 भी बोले। चलिए 2 आंसर आए, 17,500, 17,400। चलिए ठीक है ठीक है, चलिए आगे। क्या? अब कोई बात नहीं सर, अब हो गया भाई। इतना आंसर नहीं रहता सर। चलिए, नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या लिखे हैं? नेशनल इनकम का एग्रीगेट हम क्या लिखे हैं? सब ये लिखे हैं NNP FC। पक्का? और क्या दिया हुआ है मेरा? GDP NP। और उसको कंप्यूट कीजिए। प्लस NFIA माइनस माइनस है। चलिए ठीक है, ये तो है मेरा 20,000। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बताइए कितना है? चलिए बहुत बढ़िया। 1,500 प्लस 2,000 ब्रैकेट क्लोज। रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, रॉ मटेरियल्स का पार्ट होगा, तो ये जाएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए। NFIA, NFIA है 1,000 प्लस 2,000 माइनस 500, मतलब अच्छा रेंट पेड है, सॉरी। हाँ ठीक, सॉरी पेड है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 2,000 माइनस 1,000 माइनस 500 और माइनस NIT, माइनस NIT 100 500 100 माइनस 500। अब इसका वैल्यू निकालिए। 17,400। अब बताइए यहाँ पे किसको क्या प्रॉब्लम है? मजेदार क्वेश्चन सर, इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया। बताइए, पूछे पूछे। क्या सर, इन्वेंटरीज क्यों इंक्लूड नहीं किए? नहीं नहीं, इन्वेंटरीज में नहीं होता है। इन्वेंटरीज में नहीं होता, इन्वेंटरीज में डेप्रिसिएशन नहीं होता। बस वो एक साथ भाई, बिल्कुल सही। ये सब है ना, इसमें आपको विद इन अ ईयर इसको डिस्पोज करना है। स्टॉक क्लियरेंस सेल सुना है? शॉप वगैरह जो लगाता है स्टॉक क्लियरेंस सेल, अभी जैसे फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज आएगा, जो लोग का स्टॉक है सारा निकालेगा। क्या?
तो ये वाला इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में तो आप लोग कर लिए थे सर, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स हम लोग इंक्लूड किए, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स हम लोग इंक्लूड नहीं किए, तो इन्वेंटरीज को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं फिर आप लोग? इन्वेंटरीज रॉ मटेरियल्स में नहीं आता है क्या? नहीं आता है। अकाउंट्स मतलब मेरे को समझ में आ रहा है, विनय सर को बोलना पड़ेगा। अकाउंट सर फिर से शुरू कीजिए चैप्टर 1 से। चलिए, आंसर 17,400 है, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है हमको ये बताइए। इन्वेंटरीज वाला तो हो गया क्लियर, ये वाला जाएगा नहीं। और कुछ? समझ में नहीं आया आपको? समझ में नहीं आया? नहीं आया? क्या नहीं समझ में, बताइए। ये कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये समझ में आया? प्लस माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का एक और नाम भी है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो हम यहाँ पे कंजम्पशन 3 चीज का लिखा है, इसमें से बताइए मेरे को फिक्स कैपिटल कौन सा है, फिक्स एसेट्स कौन सा है? सबके लिए जिनको समझ में नहीं है। बिल्डिंग, कार, इन्वेंटरीज में फिक्स एसेट्स कौन सा है? हाँ, बिल्डिंग, बस बिल्डिंग, कार। तो जब बिल्डिंग कार है तो हम यही दोनों को ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन में। तो हम यहाँ ऐड करके 3500 लिखे, 1500, 1500 और 2000। और फिर NFIA। NFIA में हम आपको बताते हैं 4 फैक्टर इनकम होता है हम लोग का, 4 फैक्टर इनकम होता है। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर इनकम कहीं दिख रहा है आपको? वेजेस, इंटरेस्ट और रेंट। अभी ये मत देखिए पेड है कि रिसीव है, ये मत देखिए अभी। अभी बस देखिए क्या क्या है मेरा फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट। और फिर ये जो हम NFIA लिखते हैं ये मेरा नेट है, तो मतलब फ्रॉम से 2 को माइनस करेंगे। फ्रॉम को मतलब हम लोग को रिसीव हुआ, 2 मतलब हम लोग पेमेंट किए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पेड क्या है और रिसीव कौन सा है। रिसीव सिर्फ एक है, तो यहाँ पे फ्रॉम में एक जाएगा, वेजेस रिसीव 2000, और 2 में 2 है, पेड और गिवन। गिवन का मतलब पेड होता है, इसका मतलब ये मत समझिए सर गिवन का मतलब रिसीव भी हो सकता है क्या, नहीं, गिवन का मतलब पेड होता है, दे रहे आप लोग, ठीक है। 1000 प्लस 500, तो ये आपका 500 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 2000 माइनस 1000 माइनस 500। अब NIT, तो NIT का फुल फॉर्म नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी थोड़ा देर पहले बताया, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये बताइए प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? क्यों डायरेक्ट? खुद गई, अब कोई नहीं बताएगा, उनको पूछना है, किनसे पूछना? बताइए सर, प्रॉपर्टी टैक्स मेरा डायरेक्ट नहीं होता है, बताइए, आपसे पूछ रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स हम यहाँ पे लिखे, इसको हम डायरेक्ट क्यों बोलेंगे? नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स वही दे सकता है जिसके पास प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, जो भी है नहीं, मेरे पापा के नाम पे है, ठीक है, तो पापा टैक्स पे करते हैं, हम पे नहीं करते कुछ। तो जब हम पे नहीं करते तो ये मेरा इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ी हुआ। इनडायरेक्ट टैक्स वो होगा जो कॉमन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे आप कॉपी खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वो जनरल है, वो सभी लोग कॉपी खरीदेगा, वो सभी लोग जो कॉपी खरीदेगा वो टैक्स पे करेगा, लेकिन, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स। अब सेल्स टैक्स बताइए, सेल्स टैक्स सुना है कभी? सेल्स टैक्स सुना है? सेल्स टैक्स क्या होता है? पहले GST से पहले हम लोग के पास सेल्स टैक्स ही होता था, वैट था, सेल्स टैक्स था। सर कुछ नहीं पता, पहले लोग पढ़ते ही नहीं थे सर, अभी हम लोग बस पढ़ाई शुरू किए CA में आने के बाद। चलिए, तो GST से पहले वैट था, सेल्स टैक्स था, सेन वैट था, एक्साइज था, एक्साइज वैसे अभी भी है, कस्टम्स था, कस्टम्स अभी भी है, ठीक है। क्या हो गया?
वैट सर वो भी अभी धीरे धीरे उसमें आ जाएगा, देखिएगा जीएसटी आ जाएगा उसमें भी। चलिए, तो ये जो वैट और सेल्स टैक्स, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कुछ भी हो जाए आप लोग को पेमेंट करना है, ये जस्ट लाइक जीएसटी है, ठीक है। तो ये दोनों का वैट, वैट वॉज फॉर गुड्स, सेल्स टैक्स आपका सर्विसेज के लिए, ठीक है। अब ये दोनों मिला के इसको जीएसटी में कर दिया है, सब्ज्यूम हो गया टैक्सेस, ठीक है। तो इसीलिए सेल्स टैक्स मेरा इनडायरेक्ट है। और ये कैपिटल गेन्स टैक्स जैसे हम अभी बता दिए थे, शेयर्स, प्रॉपर्टी या कोई भी फिक्स्ड एसेट्स आप लोग बेच रहे हैं, नीचे नीचे चलेगा, हम बुला लेंगे, और एक दो हम रैपिडो कर लेंगे। अभी मेरे दिमाग में भाई बताया रैपिडो कर लो, कर लेंगे रैपिडो। हाँ बताओ, चलिए बताइए, कैपिटल गेन्स टैक्स फिर कौन सा टाइप का टैक्स होगा, आप बताइए। सर हम पूछ रहे, डायरेक्ट टैक्स और इंसेंटिव्स, सब्सिडीज होगा। तो मेरा यहाँ पे ये सारे में इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, सिर्फ एक, और ये मेरा सब्सिडीज। तो पहले जब भी क्वेश्चन दिखे ना आप लोग को, साइड में पहले लिख लीजिए वो किसके कौन से कैटेगरी के अंदर फॉलो होगा। तीन कैटेगरी है हमारा, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए, एनआईटी। पहले इसको कैरेक्टराइज कर लीजिए कि चलिए ठीक है, ये मेरा डेप्रिसिएशन में फॉलो होगा, ये मेरा एनएफआईए में फॉलो होगा, ये मेरा एनआईटी में फॉलो होगा, और वो भी क्या क्या फॉलो होगा, जो कंसिडरेबल है ही नहीं उसको क्रॉस, सॉरी ये ठीक होगा, ये क्रॉस, बस, ठीक है। तो सेल्स टैक्स ये इनडायरेक्ट टैक्स माइनस इंसेंटिव्स, मतलब माइनस सब्सिडीज, पता है ना एनआईटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है, सब्सिडीज, ये होता है मेरा एनआईटी, ठीक है। तो ये है मेरा 100 माइनस 500 विच इज 17,400, ठीक है। पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आप बताइए, आप किसको समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, और कुछ बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको आ गया, पहले आपको नहीं आया, अभी आया, आपसे पूछ रहा हमसे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, क्या हो गया, कैलकुलेशन गलत है क्या, कैलकुलेशन गलत है क्या, कैलकुलेशन गलत हो सकता है, ये वाला कैलकुलेशन आप नहीं किया, लेकिन फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, अच्छा भी। हाँ 16,500 आ रहा है, क्या कैलकुलेट करते हैं सर आप लोग, 500, सॉरी माइनस 3500 प्लस 500 प्लस 400, 20,000, 20,000 क्या, माइनस में क्यों 400 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। क्या क्या बात है सर, मतलब नीचे माइनस कर दिया, आंसर सही है, वाह। हाँ 17,400 तो आ रहा है, सही है, 17,400 सही है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर। सुने हैं कभी जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में, क्या है जीडीपी डिफ्लेटर, वाह सर, बस फॉर्मूला याद रखना है हमको।
क्या है फॉर्मूला जीडीपी डिफ्लेटर का, बता दीजिए। दोनों क्या है सर? चलिए पहले जीडीपी डिफ्लेटर, कभी एक जन तो सुना है जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, बाकी लोग सुना है? सर नहीं पढ़े नहीं थे सर, छोड़ के आए थे सर, नेशनल इनकम चैप्टर ही छोड़ के आए थे। नेशनल इनकम जहां सुन लिए वहां पे बस हो गया खत्म, है ना? आप तो पढ़े थे, 2 क्लास से पढ़ रहे हैं आप क्या? चलिए अभी भी याद नहीं है, बताइए। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करता है, बताता है कितना इन्फ्लेशन है डिफ्लेशन है। नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, चलिए तो अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है, अब इसका ब्रेकअप करें तो इसका और इसका। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, नहीं समझ, क्या है भाई? ये है जीडीपी एट करंट प्राइसेस, क्या? जीडीपी एट बेस ईयर प्राइसेस, इसको एक और भी, चलिए ये बोले इसीलिए हम लिखते हैं, और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस। ये रियल जीडीपी में ही हम क्या करते हैं, एक बेस ईयर मानते हैं, ठीक है, जैसे ये बताया बेस ईयर, तो जो इसको जो जैसे हम कंप्यूट करेंगे, सपोज कीजिए एट करंट मार्केट प्राइसेस, मतलब पहले हम इसको बताते हैं उसके बाद हम इस पे आते हैं। करंट प्राइसेस मतलब मार्केट प्राइस, जो आज क्या चल रहा है मेरा, आज का रेट, जैसे एग्जांपल जीडीपी का डेफिनेशन कोई बताएगा? बताइए। कोई एक जन बताइए, ऐसे मतलब कोई एक जन बताइए, क्योंकि सब लोग ऐसे बताइएगा। बताइए बताइए बताइए, ऐसे कोई नहीं बताएगा। हाँ बताइए। तो अगर
मैम इसका जीडीपी का डेफिनेशन बताया, जो आप लोग सभी भूल गए, मेरे को पता है। इट रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू। सर बीच बीच में मतलब आप भी बताते रहिए सर, वो नहीं बता पाए तो ये बताइए सर। चलिए ठीक। तो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी की अगर बात करें तो इट रेफर्स टू द total monetary value of all the final goods and services produced within the domestic territory during a given year n measured at current market prices। ठीक है, इसका मतलब इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन तो हम लिखा नहीं आपको, लेकिन इसका मतलब क्या है बताइए। बोलिए सर, पढ़ लिए क्या मतलब। चलिए ठीक है, लिख लीजिए, कोई बात नहीं, ये भी लिख लीजिए। इफ क्या, गुड्स प्रोड्यूस इन 2024-25, ये क्या है, हम ये क्यों लिखे ऐसा, ठीक है, 24-25 अभी करंट ईयर चल रहा है। चलिए, इसको एफ वाई बोलते हैं। एफ वाई क्या होता है, बहुत बढ़िया। फाइनेंशियल ईयर कब से कब शुरू होता है, 31 मार्च। ठीक है, तो अभी ये करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो गुड्स प्रोड्यूस इन 2024-25, तो इसका जो प्राइसेस है हम कंप्यूट कर रहे हैं, प्राइसेस आर कंप्यूटेड जैसे हम आज अपना सामान बनाए, हम आज ही अपना बेच दे रहे हैं। मतलब जो प्राइस हमको लग रहा है कि चलिए ठीक है, मार्केट में अगर इस मेरा प्राइस आज के रेट में 100 रुपया है, तो हम 100 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर अज्यूम कीजिए कि मेरा सामान बहुत पहले से बनता हुआ आ रहा है, ठीक है, हम 2010-2011 में अपना बनाना काम प्रोडक्ट शुरू किए, हम आज तक सेल कर रहे हैं, क्या हम सेम प्राइस में सेल करेंगे, सोचे क्यों इंक्रीज होगा, क्या। तो अगर हम सपोज कीजिए और एक सिचुएशन, ठीक है, ये तो एक सिचुएशन है, मतलब अगर हम आज अपना सामान बचा बनाए 100 रुपये में, मतलब 100 रुपये मतलब मेरा लगा ओवर, मतलब 80 रुपये लगा मेरा ओवरऑल कॉस्ट, और हम इसको 100 रुपये में बेच रहे हैं अपना प्रॉफिट इंक्लूड करके। ठीक है, तो ये तो मेरा करंट ईयर का है, ये तो मेरा करंट ईयर का है। लेकिन अगर हम आप लोग को बोले मेरा जो गुड्स बनना शुरू हुआ है ये 2011-12 से बनना शुरू हुआ है, ये हम अपना बेच रहे थे 100 रुपया से, 100 रुपया से हम 2011-12 में बेच रहे थे, तो आज हम 24-25 में क्या हम सेम ये 100 रुपये में बेचेंगे। अरे बाबा, बना कभी भी उसे क्या मैटर करता है, हाँ बन रहा है, सेल हो रहा है, बन रहा है, सेल हो रहा है, तो हम 100 रुपया में अपना प्राइस रखे थे,
तो क्या हम 100 रुपये आज भी हम वही 100 रुपये में बेचेंगे? बहुत अच्छे से सब लोग नहीं तो बोल रहे, लेकिन रीजन तो बताइए क्यों हम कुछ भी प्राइस रखेंगे? चलिए यहाँ पे 200 रख दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वो जो बोले। ठीक है, दिस इज इन्फ्लेशन। तो जो मेरा रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी अकाउंट्स फॉर इन्फ्लेशन, इसीलिए कांस्टेंट प्राइसेस है। और ये जीडीपी डिफ्लेटर मेरा वही बताता है कि एक इकोनॉमी में कितना क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन है। आप डिफरेंस लगा लीजिए ना। सपोज अगर हम सेम चीज बोले कि अगर हम आज अपना सामान बनाए, अगर हम 2011-12 से सामान बनाना शुरू करते हैं, तो क्या हम क्या बोलते हैं 100 रुपए, अगर हम आज 100 रुपए में बेच रहे हैं, तो क्या हम 2011-12 में भी 100 रुपए में बेचते हैं? कुछ कम होता, ऑब्वियसली 70 होता, 80 होता, कुछ भी होता, लेकिन ऑब्वियसली प्राइस कम होता। ठीक है, तो अब मेरा जीडीपी डिफ्लेटर को हम एक और नाम से भी डिनोट करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर कैन ऑल्सो बी नोन एज क्या, पढ़ के आया पहले से, प्राइस इंडेक्स। अब प्राइस इंडेक्स क्या होता है बताइए? बता तो दिए कि प्राइस इंडेक्स को बोलते हैं। बताइए। It indicates changes in the prices of goods and services it indicates changes in the prices of goods and services between different years। ठीक है, चलिए एक टेबल बनाइए, पहले टेबल ही थोड़ा बनाते हैं। ठीक है, टेबल से ही शुरुआत करते हैं। छोड़िए, चलिए ऐसे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, चलिए तो पहले ईयर, फिर क्वांटिटी, प्राइस, ये प्राइस जो लिखिएगा, प्राइस के भी नीचे दो दो टैब है। ठीक है, एक है बेस ईयर प्राइस और फिर है करंट ईयर प्राइस। ठीक है, फिर तो फिर आपको निकालना है रियल जीडीपी, निकालना है आपको, आपको नॉमिनल जीडीपी निकालना है, और आपको जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है।
ये 3 आपको निकालना है, बाकी हम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। ईयर है 2022, क्वांटिटी है 100, 2023, 2024, 2025, 2025, 2026। क्वांटिटी है 100, 150, 200, 250, 300। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो बेस ईयर प्राइस, तो पहले करंट प्राइस देखते हैं। करंट प्राइस का हम रखते हैं 10, 15, 20, 30, 40। बेस ईयर प्राइस है चलिए, ठीक है। अब कैलकुलेट कीजिए उसको। क्या बोल रहे हैं? किसी को प्रॉब्लम आ रहा है क्या निकालने में? क्या प्रॉब्लम आ रहा है? समझ नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ आ रहा है इसमें? रियल जीडीपी में आएगा आपका। रियल जीडीपी में क्या होगा? बेस ईयर प्राइस या करंट ईयर प्राइस? रियल जीडीपी। सर एक ही तो लास्ट में दो है, बेस एक ही ना है, पूरा पूरा ऐड कर। ये तो हाँ, ये पूरा बेस या प्राइस हम आपको सामने से बता। अगर उसमें बोलेगा कि क्या बोलते हैं आपको बेस या प्राइस कंसिडर करना है, तो वो सेम रहेगा पूरा थ्रू आउट। अगर हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे तो वो तो जैसे अगर रियल जीडीपी है तो बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, और नॉमिनल जीडीपी है तो करंट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, और फिर जीडीपी डिफ्लेटर आएगा आपका नॉमिनल बाय रियल इनटू 100। बस यही तो निकालना है। हम आपको वही बोल रहे हैं, अगर बेस के प्राइस अगर हम चेंज करके दे रहे हैं आपको सामने से, तो आप वही प्राइस कंसिडर कीजिएगा तो क्वेश्चन में हाँ तो पूरा 10 होता, वो पूरा 10।
सबका आया, आगे तीनों का आया, हो गया। बाकी लोग हो गया आपका प्रशांत, प्रशांत हो गया आपका, आरती जी और प्रतिभा हो गया। हम तो पहले ही बोले इकोनॉमिक्स का मिक्सचर सब कुछ है, लॉ भी है, अकाउंट भी है और मैथ्स भी है। सब कुछ आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, आपको अकाउंटिंग टर्म्स भी देखना पड़ेगा और लॉ का तो इसमें, ठीक है। बताइए अब आंसर सर, चलिए बताइए सर, बताइए बताइए। जीडीपी डिफ्लेटर 100, 150, 200, 200 ही है। आंसर सही है, देख लीजिए सही है। चलिए तो इसमें ना दो पॉइंट्स है, दो तीन पॉइंट्स है, पॉइंट्स देख लीजिए। इसमें सेकेंड ईयर का अगर हमको इन्फ्लेशन निकालना है, जैसे पहला तो नील है, यहाँ पर निकाल नहीं सकते, लेकिन हमको इस ईयर का अगर इन्फ्लेशन निकालना है, ठीक है, इस ईयर का अगर हमको इन्फ्लेशन निकालना है तो कैसे निकलेगा? इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू जीडीपी डिफ्लेटर, सॉरी जीडीपी डिफ्लेटर ईयर 2 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ईयर 1 बाय जीडीपी डिफ्लेटर ईयर 1। बहुत बढ़िया मैथ्स सर, मैथ्स इंटू। अब हमको 23, 24, 25, 26 का इन्फ्लेशन का रेट बताइए, क्या क्या रेट कोई है क्या? सॉरी, इन्फ्लेशन रेट बताइए क्या? नहीं नहीं 23 सर,
23, 24, 25, 26 का इन्फ्लेशन रेट बताइए। फॉर्मूला हम दे दिए आपको सामने। क्या कैलकुलेट कीजिए। माइनस में कैसे आएगा? माइनस में आ ही नहीं सकता। 98.5 किसका? 23 का डिफ्लेट इन्फ्लेशन। हाँ तो 98 तो नहीं है क्या? हाँ वो आ सकता है। आगे 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 देखिए। हम तो चारों साल का बोले निकालिए। 4 साल का निकालिए, 4 साल है ना। और आगे है क्या? हाँ ये 4 साल का निकालिए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, ये एक पॉइंट है। नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी इन द बेस ईयर इज सेम। ठीक है, तो अगर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी बेस ईयर में सेम है तो उसका इन्फ्लेशन कुछ आएगा क्या? ठीक है। और ये पॉइंटर्स है। इफ जीडीपी डिफ्लेटर if GDP deflator is greater than 100, ठीक है, if GDP deflator is greater than 100, तब आपका प्राइस लेवल पे क्या होगा? प्राइस लेवल हैज इंक्रीज और डिक्रीज। पक्का? प्राइस लेवल हैज इंक्रीज। ठीक है, अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है तो क्या सिचुएशन दिखा रहा है? बहुत। दिस इज मेरा इन्फ्लेशन। ठीक है, इफ जीडीपी डिफ्लेटर इज लेस देन 100, तब क्या होगा प्राइस लेवल का? प्राइस लेवल डिक्रीज या फॉल्स। ठीक है, फॉल्स है। तो ये कौन सा सिचुएशन होगा? क्या क्या बोले? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। पहला पॉइंट में नहीं, जो बेस ईयर में जो रहता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, आपका प्राइस सेम रहता है। देखिए जैसे इसमें, हाँ अच्छा इसमें लिख दे, चलिए ठीक है। ठीक है चलिए।
फिर से हम देख रहे हैं बहुत लोग फोटो ले रहे हैं और कोई लोग लिख ही नहीं रहे हैं। हम फिर से हम कॉपी देखना शुरू करेंगे बट ट्यूसडे से। हम ट्यूसडे को ही देखेंगे सारा आउटपुट देखेंगे। कौन सा ट्यूसडे को टेस्ट है? हाँ इसी सर मंडे का तो क्लास ही नहीं है हम लोग का। हाँ कौन सा टेस्ट है कब? मंडे को? वेडनेसडे को भी टेस्ट है, इसीलिए तो सब जा रहे हैं तो सारा टेस्ट लेके जा रहे हैं। मैथ्स वेडनेसडे को है तो छोड़िए, फिर नेक्स्ट वीक मेरा टेस्ट नहीं होगा फिर। नेक्स्ट वीक आप लोग छोड़ दिए, उसके बाद वाला वीक में टेस्ट लिया। चलिए ठीक है। मेथड्स क्या क्या है पता है आप लोग को? क्या क्या बोल रहे हैं? हम 4 बजे से पहले नहीं जा रहे हैं यहाँ से। हाँ तो क्या 3:30? तो ये तो अभी जा रही है ये मेथड्स ऑफ। बताइए। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कुछ कुछ पूछना है, ठीक है? ये तो आपका एक टाइप का मेथड हो गया। हमको ये बताइए इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा। डेटा रिक्वायर्ड, ठीक है, और फिर इसका आउटकम मतलब रिजल्ट, आउटकम और रिजल्ट। रिजल्ट सेम नहीं होगा तीनों का, रिजल्ट बिल्कुल सेम नहीं होगा तीनों का, तीनों अलग अलग मेथड है। इससे अगर क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से निकालें तो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा इकोनॉमी का, इनकम निकाले टोटल इनकम आएगा, और वैल्यू एडेड कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है ये आएगा। सेम बिल्कुल नहीं होगा। आप बोले सर ये तो नेशनल इनकम आ जाएगा फिर मेरा, बिल्कुल आएगा लेकिन आउटकम तो अलग होगा, रिजल्ट तो अलग आएगा तीनों का। चलिए हम आंसर बता दिए, लेकिन हम डेटा रिक्वायर्ड में क्या क्या जाएगा बताइए, क्या हो गया? बताइए बताइए। वैल्यू एडेड में क्या क्या चाहिए रहेगा आप लोग को, बोलिए। सब देख रहे हैं। क्या क्या हो गया? तो यहाँ पे सम ऑफ all the value additions made by, हो गया सर? बात हो गया आप लोग का? थोड़ा इधर देख लीजिए। सम ऑफ ऑल द वैल्यू एडिशन मेड बाय प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस, ठीक है, और इसमें आउटकम क्या आएगा?
पता क्या चलेगा इससे? सोचिए, बताइए। इसका एग्जांपल देंगे अभी। कंट्रीब्यूशन मेड बाय, ठीक है। अब इनकम मेथड में क्या आएगा? बताइए। इनकम मेथड बहुत टाइम से हम लोग इनकम मेथड कर रहे हैं। सर पता ही नहीं है सर, सब भूल गए हम लोग। सब भूल गए हम लोग। क्या क्या है फैक्टर इनकम? और ठीक है, और फिर इसका आउटकम क्या होगा? ठीक है, और एक्सपेंडिचर मेथड। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, नहीं तो पता चला आप लोग भी सर ये तो इधर ऐसे ऐसे हो गया, हम तो इसमें इसका लिख दिए, पता नहीं क्या था आपका। अब बताइए इसका क्या होगा? एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या कंसिडर कीजिएगा? एक ये वाला बहुत फॉर्मूला बहुत आप लोग फेमस पढ़े थे, C+I+G+X-M, ये पढ़े हुए हैं? पढ़े हैं? नहीं पढ़े? पढ़े ही नहीं सर, पढ़े ही नहीं है, हम लोग स्कूल में हम लोग पढ़े ही नहीं। लेकिन जो लोग पढ़े हैं वो लोग भूल ही गए क्या पढ़े। तो आपका जो चैप्टर 6 नेशनल इनकम का यूनिट 2 है, वो कंप्लीटली ये फॉर्मूला पे बेस्ड है। जो कीन्स थ्योरी है वो कंप्लीटली ये थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये वाली चीज हमेशा याद रखिएगा। अब ये होता क्या क्या है, सी क्या है मेरा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी है मेरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बहुत बढ़िया। तो जब पूछा था बताया क्यों नहीं था? एक्स इज एक्सपोर्ट्स, एम इज इम्पोर्ट्स, ठीक है। इसका आउटकम निकलेगा फ्लो ऑफ
सब लिख लिया, हो गया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज वैल्यू एडेड मेथड खत्म करके जाएंगे, ठीक है। आज जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक जाएंगे नहीं ऐसे। रहने दें। कितने बजे आए थे? 1 मिनट। चलिए, तो थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड का ये मीनिंग है कि वैल्यू एडिशन या वैल्यू एडेड मेथड refers to where sorry method which sorry value added method refers to the method which accounts for national income by taking into consideration comma the value addition made by each sector or unit. This example name by each sector or each unit. डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस पता है आप लोग को? ये मत बोलेगा सर पता ही नहीं ये वाला, पता है? नहीं, भूल गए सर। चलिए देखते हैं क्या है। प्रोड्यूसर के बाद कौन आता है? होलसेलर के बाद कौन आता है? और उसके बाद कंज्यूमर। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस बोल रहे हैं, तो कंज्यूमर कहाँ से होगा? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जब गुड्स प्रोसेस होता है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पास ऑन होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका एग्जांपल दें आपको, टेबल बनेगी, आईसी क्या होता है? हम तो पहले बोले थे हम शॉर्टकट यूज करेंगे, वर्ड भी यूज करेंगे। बताइए क्या है, क्या आईसी? इंडिफरेंस कर्व, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अगर हम आईसी बोले, अब बताइए, पुलिस वाले, इंस्पेक्टर जनरल, याद है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हम बताए थे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये क्या है इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट? याद है किसी को? सर कुछ याद नहीं सर, बस पढ़ा देंगे, क्या पढ़ाते हैं।
चलिए, तो उसको आईसी बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ही बोलिए इसको, ज़्यादा बेटर है। नहीं तो पता नहीं आप लोग आईसी से इंडिफरेंस कर्व समझने लगिएगा। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूज, जैसे यहाँ पे है फार्मर, फार्मर प्रोड्यूस किया, मान के चलिए 1000 रुपए का गुड़। यहाँ पे अभी अज्यूम करते हैं, अभी अज्यूम करते हैं उसका जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो जीरो है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो यूज कर रहा है वो जीरो है। मतलब अगर फार्मर का बात बताए तो पेस्टिसाइड्स वो कंज्यूम करता है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स लेता है, फर्टिलाइजर्स लेता है वो छिड़कने के लिए, मशीन्स वगैरह खरीदता है, तो वो उसके लिए आईसी हो जाता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाता है उसके लिए। लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि वो अभी नहीं ले रहा है, नहीं तो फिर मेरा प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं, अभी फार्मर है, ये सिर्फ अपने मेहनत पे अपना फसल अपना सब अपना बोता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए इसका आईसी जीरो है। तो डिफरेंस क्या होगा, 1000, ठीक है। अब ये फार्मर ये क्या करता है, जो प्रोड्यूस करता है ये इसको मिलर को बेच देता है। मिलर क्या करता है, पता है मिलर क्या करता है, क्या अलग अलग नहीं करता, मतलब मिलर को जो प्रोसेस है ना, चक्का चक्की जो होता है वो प्रोसेसिंग करता है। तो जो मेरा फार्मर जो यहाँ पे 1000 रुपए बनाया, इसका ये वाला टोटल प्रोडक्शन इसका यहाँ पे आईसी हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे वो क्या करेगा, अपना एड ऑन करेगा, तो इसका जो टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे 1500 है, तो इसका डिफरेंस क्या है, 500, ठीक है, ठीक है सर। अब मिलर क्या किया, ये एक बेकरी वाले से कांटेक्ट किया, बोला कि भैया आप केक बनाते हो, तो इसीलिए आपको हम ये अपना फ्लावर बेच रहे हैं, ठीक है, फ्लावर बेच रहे हैं। तो सपोज कीजिए ये जो फ्लावर बेचा ये 2000 का बेचा, तो इसका आईसी क्या हो जाएगा, 1500, बहुत बढ़िया, ये 1500 यहाँ आ जाएगा। अब डिफरेंस क्या हुआ, 5, बहुत ही बढ़िया। अब ये वाले प्रोसेस में मेरा वैल्यू एडिशन कितना हुआ मेरे को ये बताइए, बाय ईच फैक्टर। 1000, और कोई इसको हम टोटल कर रहे थे ताकि आप लोग का थोड़ा, इसको सर टोटल कर रहे हैं। चलिए अब बताइए मेरा वैल्यू एडिशन कितना का हुआ, 1000 बोली, 1000 बोले हैं, ये 2000, आप 2000 बोले, हाँ, और 2500, 4500, और भी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दे दिए हम आपको, 4 ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, ठीक है, 4 ऑप्शन। ऐसे भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो बोलेगा सर एमसीक्यू है तो आप हमसे ऐसे डायरेक्ट मत पूछिए, हमको आंसर दीजिए, हमको मतलब हमको 4 ऑप्शन दीजिए। एक है 1000, दूसरा है 2000, तीसरा है 4500, और चौथा है 2500। ये बताइए इंटरमीडिएट मतलब वैल्यू एडिशन कितना अमाउंट का होगा। चलिए, एक तो अभी 1000 मिला था, अब 2000 मिला, सब हम सब हमको सबसे आंसर चाहिए। 1500, सर 1500 ऑप्शन में है ही नहीं, 1500 सर ऑप्शन में ही नहीं है सर, मतलब हम ऑप्शन दे रहे हैं सर आपको, गलत ऑप्शन नहीं दिया, टेंशन मत लीजिए। 2000, चलिए 3 ऑप्शन, 3 लोग 2000 बोले। बस ये देख लीजिएगा भीड़ में जनता खोनी नहीं चाहिए, ठीक है, बहने नहीं चाहिए आपको।
चलिए ठीक है सर, आप भी खुश रहिए। चलिए हम यहाँ पे चेंज करके हम 2500 को 1500 कर देते हैं बस। चलिए ठीक है, आपका आप भी खुश, ठीक है, आप भी खुश। चलिए आप ही तो बोले, आप ही तो 1500 बोले सर, मेरा कान बहुत ठीक है। बताइए बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए क्या, आप भी 2000? अच्छा, यहाँ पे आपको काउंट किया, काउंट तो नहीं किया यहाँ पे, ठीक है ठीक है। चलिए कितने लोग हो गए, एक दो और पाँच, 7 लोग हो गए, और 2 लोग, आप और आप। अच्छा 2000, अच्छा आपका भी 2000, चलिए ठीक है। आप बताइए क्या सर, एब्सकॉन्ड नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आप ऑप्शन बताइए हमको। इसमें माइनस नहीं है, इसमें टेंशन मत लीजिए, नेगेटिव नेगेटिव। तो इसका आंसर है 2000। तो अब 2000 कैसे है सर? आपके पास दो ऑप्शन हो सकता है, या तो आप जो लास्ट वाला जो सेक्टर है, जो लास्ट वाला जो यूनिट है, या तो आप इसका वैल्यू कंसिडर कीजिए, या आप इसको टोटल कीजिए, सेम है, दैट इज द वैल्यू एडिशन, और ये है वैल्यू एडेड। ठीक है, है अभी सर है। ये देखिए, ये है ना, इसको, ये जो वैल्यू एडेड मेथड है, इसको हम लोग GVAMP भी बोलते हैं, और GDPMP। अगर हम कल को क्वेश्चन बोल दिए कि कैलकुलेट वैल्यू एडेड मेथड, लाइक, और सारा एग्रीगेट दे दिया, तो ये मत बोलिएगा सर हमको निकालना क्या है, निकालना आपको ये GDPMP, ठीक है। क्या हो गया सर, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है, थोड़ा सा ही। ठीक है, तो बाकी का